हाँ, देखो अपने बात चल रही थी फर्स्ट पेपर में इंग्लिश की, तो मैंने कहा सिलेबस में तो काफ़ी सारे टॉपिक के नाम दे रखे हैं आप लोगों के, पर मैंने ये भी कहा कि सारों को पढ़ने की तो चलो बात नहीं करता मैं, पर कम से कम इतना तो अपना होना चाहिए कि 5 में से 4 क्वेश्चन की बढ़िया तैयारी हो। तो इसके लिए एक तो हमारा टॉपिक जो हो चुका है वो कौन सा, वॉइस, जिसमें एक्टिव से पैसिव की बात हमारी हुई थी। और मैंने ये भी कहा कि इसके साथ में आप लोगों के पिछले पेपर्स के क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, और इसके अलावा जैसे आप चाहते हो कि नहीं हमको बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए, तो मैंने एक आपको बुक भी बताई थी। मैंने कहा कि आप जैसे ग्रुप में 3-4 जने पढ़ते हो तो 120-25 पता नहीं लगभग इस टाइप की बुक आती है, वो दिशा पब्लिकेशन की, जिसमें पुराने आए हुए क्वेश्चन होते हैं ना, तो उसमें क्या अपनी प्रैक्टिस हो जाती है। और रही बात कि उस किताब में थोड़ी बहुत गलतियां हैं, तो अपने को उस पर रुचि नहीं लेना है। गलतियां छोटी बड़ी हम पढ़ते हैं, छोटी मोटी हमसे भी हो जाती है, तो उधर ध्यान नहीं, हमें तो सिर्फ क्वेश्चंस का कलेक्शन चाहिए, तो वो हमें वहां से मिल जाता है कि भाई हमने जैसे मान लो एक्टिव पैसिव पढ़ा है और उस बुक में से क्वेश्चन किए हैं। उस बुक का मतलब पिछले 10-5 वर्षों में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं स्टेट गवर्नमेंट के, वो हम कर लेते हैं, तो हमको ये रहता है कि चलो हाँ हमने हर तरह का सवाल किया हुआ है। तो एक तो एक्टिव पैसिव का, एक इसके बाद में हमने टॉपिक पढ़ा था कौन सा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। देखो दोनों में ही नियमों को थोड़ा साइड में रख दें तो कुछ बेसिक चीजें थी, अगर वो भी ध्यान है तो हम ऑप्शन के हिसाब से कर सकते हैं। एक्टिव पैसिव में भी मैंने आपको कहा था, अगर आपको वर्ब का चेंज याद है तो जहां तक है ऑप्शन से काम बन जाता है। भाई मान लीजिए हम में से कोई ऐसा भी है कि हम थोड़ा सा ही पैटर्न याद करके काम करना चाहते हैं, तो वो वर्ब की लिस्ट भी अगर याद करके थोड़ी बहुत कर रहा है तो वो काम बन जाएगा उसका। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी आपको 5 चेंज बताए थे, अगर उसमें से आप एक तो सेकंड वाला जो कंजक्शन का था ना, जिसमें हम दैट लगा देते हैं या फिर इफ वेदर लगा देते हैं, एक तो वो वाला, और एक जो टेंस वाला जो था ना चौथा चेंज, अगर ये दोनों भी लिस्ट आपको थोड़ी बहुत ध्यान है तो हम आराम से कर सकते हैं। हमने जैसे ये पढ़े हैं तो आपने घर पे अपने पिछले जो जिसमें 4 पेपर्स में इंग्लिश के सवाल थे, आप देख लो उनको एक बार, अपने को अनुमान हो जाएगा किस तरीके से सवाल आए हुए हैं और हम कर पाते हैं कि नहीं। और इसके बाद में एक तो प्रीपोजिशन और एक टेंस, इनके लिए मैंने और बोला था आपको कि इनको भी भाई एक बार आप जो है जरूर से देख लेना, और ये थोड़े से और अपने पढ़ने हैं, ठीक है। तो इनकी बात हम लोग कर चुके थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनमें आप विद्वान बने, पर फिर भी बेसिक चीजों को एक बार आराम से आप देख लो, फिर जो क्वेश्चन करेंगे उससे हम और सीख, वो तो जितने सवाल करोगे खुद भी तो आप थोड़ा सीखते होंगे ना, तो उससे हो जाएगा। और कोई दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हो क्लास के अंदर भी, या फिर जैसे भाई मैं तो 1 बजे आ जाऊंगा डिट्टो यहाँ पर, आप 5 मिनट पहले आके पूछना चाहें तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, पर आप लोग क्या है कि धीरे धीरे आते हैं, तो मैं उस हिसाब से 1:10 तक कोशिश करता हूं आने की। बाकी सवाल आपको पूछने हैं तो पूछने में कोई बुराई नहीं है, आप किसी एक चीज को फॉलो कर लो। जैसे अपन पढ़ रहे हैं तो एक बुक अपन ने रख ली कि भाई इसके क्वेश्चन निकाल कर इसको साइड में रख देंगे, तो ये जरूर आप करो। अब थोड़ा सा हमारा डिस्कशन जो है हम किसके बारे में कर लेते हैं, टेंस को लेकर। आपको कितना आता है उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, हमको कितना सीखना है हम तो सिर्फ इस पे बात करेंगे। तो आप आगे जो है हेडिंग लिख लेंगे टेंस, और आपने स्कूल टाइम में टेंस का थोड़ा ही सही हल्का फुल्की जो जानकारी है वो लगभग मेरे हिसाब से सभी के पास में रहती है। और आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव में 2 ही तरह के सेंटेंस ज्यादा आते हैं जो हमने पढ़े, सिंपल और इंटेरोगेटिव। इन दोनों पे काफी टाइम लगाया हम लोगों ने, बाकी में इतना टाइम नहीं दिया क्योंकि बाकी इतने काम नहीं आते इस वजह से। तो अब बात करते हैं टेंस की। तो टेंस का सबसे पहला तो एक ये चीज कि हमारी परीक्षा में टेंस का सवाल किस तरीके से आता है।
एक तो 8वीं तक आते थे पहले, तो पहले तो आता था ट्रांसलेशन के नाम से, अभी तो आजकल वो भी बंद हो गया है। आपको ध्यान हो, लगभग 7-8 साल पहले या 5-6 साल पहले तक तो टेंस के क्वेश्चन ज्यादातर इतना ही जानते थे कि वह खाना खा रहा है का ट्रांसलेट कर दो, तो बच्चों को हम टेंस उस हिसाब से ही पढ़ाते आए। पर अब जो पैटर्न है वो बदल गया है। अभी जो सवाल आते हैं वो आते हैं इस तरह से, जिनमें आपको लिखा मिलता है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया का सही रूप। ये तो सिर्फ नाम है, मैं एक उदाहरण देके बताने की कोशिश करता हूं कि टेंस के सवाल इस तरीके से जो है पूछे जाते हैं। जैसे कोई भी एक सवाल आया, मैंने लिखा सी और ये दिया यहां स्कूल और यहां दिया हुआ लास्ट ईयर, ये कोई भी एक है और आपको ऑप्शन दे देते हैं, जैसे लीव्स दिया हुआ है या फिर हैज लेफ्ट दिया हुआ हो, या फिर जैसे हैड लेफ्ट दे रखा हो, और एक मान लो आपको ऑप्शन दे रखा हो लेफ्ट का। तो इस तरह के सवाल आते हैं टेंस के। मतलब जो है आपको वर्ब का सही रूप लिखना होता है। वैसे यहां इस सेंटेंस में जो अपनी वर्ब है वो क्या है, लीव, जिसका मतलब छोड़ना, जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है। तो ये तो एक सामान्य जानकारी। और हमारे जो अब टेंस के क्वेश्चन आते हैं वो इस पैटर्न पर आते हैं। ये कोई सवाल है, सी स्पेस स्कूल लास्ट ईयर, तो हमने जो अधिकतर स्कूल टाइम में जैसे पढ़ा कि था थी थे, वो चीजें अपने कोई काम में नहीं आती। हमें देखो टेंस के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वहां सेंटेंस में कोई ना कोई ऐसा शब्द रहता है जो आपको बताता है कि ये जो भी काम है ये कब हुआ होगा। जैसे इस सेंटेंस में जो भी काम है ये कब हुआ होगा, लास्ट ईयर। यानी कोई ना कोई शब्द रहता है जो समय बताता है, और ऐसे शब्द जो समय बताते हैं उनको अंग्रेजी में हम कहते हैं क्या, क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब। जैसे हमें यहां एडवर्ब क्या है, लास्ट ईयर, तो हम एडवर्ब याद करेंगे कि किसी भी सेंटेंस में अगर लास्ट के साथ समय दिया हुआ हो तो उस वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं। अभी बात नहीं की, अभी आगे करेंगे। और ऐसी स्थिति में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। हम लोगों को दो चीजें याद करनी है टेंस में। एक तो हर टेंस की पहचान के लिए क्या याद करने हैं, जैसे स्कूल के टाइम में हमको याद कराया जाता था कि हिंदी के वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है आता है, तो ये टेंस आता है। सिमिलर अब अंग्रेजी के क्या याद करने हैं, एडवर्ब, क्योंकि हमारे पास सेंटेंस हिंदी में तो आता नहीं है, तो इस वजह से हिंदी वाला लॉजिक काम नहीं करता है। आपको अब याद करने पड़ेंगे अंग्रेजी के एडवर्ब के ये एडवर्ब आता है तो यह वाला टेंस काम में लेना है। हमने ये नहीं पढ़ा, मैं तो एक अनुमानित एक सवाल बता रहा हूं कि इस तरह का आता है। तो इसमें लीव्स नहीं आया, प्रेजेंट टेंस भी नहीं आया, प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं आएगा और पास्ट परफेक्ट भी नहीं आएगा। इसमें आएगा सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि इसमें एडवर्ब दिया हुआ है लास्ट के साथ कोई भी समय। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जब भी इंग्लिश के कोई सेंटेंस में लास्ट के साथ कोई भी टाइम दे रखा हो उसको पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। तो इसमें ज्यादा कुछ समझने का नहीं, सिर्फ एक ये बताने की कोशिश की है कि हमारे सवाल इस तरह के आते हैं टेंस के। तो ये तो एक सवाल है, एक मतलब फॉर्मेट टाइप का, तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो कि हमें टेंस में इंग्लिश के एडवर्ब याद रखने हैं कि कौन कौन सा शब्द आए जब कौन सा टेंस लिखना है, और दूसरा कि कौन से टेंस में क्या क्या हेल्पिंग वर्ब और क्या क्या मेन वर्ब आती है। ठीक है ना। तो ये मैं आपको घर पे याद करने के लिए नहीं छोड़ूंगा, कोशिश यही रहेगी कि हम क्लास में लिखते लिखते जो है याद कर लेंगे।
तो ये एक सिर्फ फॉर्मेट बताया है कि टेंस का सवाल आजकल करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के नाम से आता है, तो इसको इस तरीके से, तो हमें पढ़ना भी फिर वैसे ही है। हिंदी वाला लॉजिक हमको नहीं लेना है किसी भी वाक्य में। यहां ये क्यों है इसका भी जिक्र अभी आगे टेंस में पढ़ाते हुए पूरा मैं अच्छे से बता दूंगा, तो आप दुखी भी नहीं होना कि ये क्यों आया हुआ है, ये भी बात करेंगे आराम से, ठीक है ना। लिखा क्या ये आपने, तो 4 वर्ब आपको दे देते हैं वो, और पूछते हैं कि भाई इसमें से वर्ब का कौन सा फॉर्म ठीक है, लीव्स ठीक है, या हैज लेफ्ट ठीक है, या हैड लेफ्ट ठीक है, या सिर्फ लेफ्ट ठीक है, तो वो अपन आगे अब सीख लेंगे। हाँ, तो अब आगे बात करते हैं। देखो, हम बात कर रहे थे टेंस की, सिर्फ आपको एक हेडिंग लिखवाई है मैंने कि हम टेंस पढ़ेंगे, कितना क्या पढ़ना है वो अब आगे बात करते हैं। देखो, सबसे पहले तो टेंस का जो मेन पार्ट, जैसे कहते हैं कि टेंस हैं कितने, तो हम शुरू से ही 3 ही सुनते आए हैं, ठीक है ना। तो एक तो हम सुनते हैं कौन सा, भाई प्रेजेंट सुना, एक हमने पास्ट सुना हुआ है, और एक कौन सा सुना हमने, फ्यूचर वाला, ठीक है भाई। ये जो हम शुरू से ही देखते आए हैं वही है। अब ये तो टेंस का मेन हेडिंग हम बोल देते हैं कि भाई 3 हो गए, जो बीत गया है वो तो पास्ट, और अभी जो चल रहा है वो, और जो आएगा वो, भाई जो वास्तविकता में सही क्रम जिसको हम कह सकते हैं वो ये है, ना कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। आप खुद सोचो कि पहले पास्ट होना चाहिए कि प्रेजेंट, तो पहले पास्ट ही होना चाहिए क्योंकि पास्ट ही पहले गया, फिर प्रेजेंट और फिर फ्यूचर। और हमने 99% साथियों ने जो स्कूल में सबसे पहले पढ़ा वो इसकी वजह से, क्योंकि पास बुक्स में सबसे पहले प्रेजेंट टेंस ही पढ़ाया हुआ है। आप किसी भी पास बुक में देखेंगे ना, तो आपको सबसे पहले कौन सा टेंस पढ़ाया मिलेगा, प्रेजेंट वाला। लेकिन हमको जो प्रॉपर क्रम है इसमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमारे कंपटीशन एग्जाम में टेंस 2 ही माने हुए होते हैं, ये ही, कौन से, पास्ट और प्रेजेंट। आपको कंपटीशन में इसके क्वेश्चन मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि थ्योरेटिकली भी टेंस 2 ही होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। तो एक तो चीज ये, दूसरी बात कि टेंस के जो सवाल आते हैं वो आपको 80% किस टेंस के मिलेंगे, पास्ट के, और 10-15% मिलेंगे इसके, कोई गलती हो जाए तो इसके, नहीं तो इसके टेंस के सवाल नहीं मिलते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन सा होता है, और ऐसा मैं नहीं कहता हूं, आप आराम से जो भी बुक हो पिछले पेपर्स की आप देख लेना, अगर 20 सवाल टेंस के हैं तो 15 से 16 सवाल किसके मिलेंगे आपको, पास्ट के। आप जितने भी पेपर स्टडी कर लें, पर मैं, भाई मेरा तो काम है अंग्रेजी के बारे में, तो वो स्टडी मैं करके आता हूं ताकि आपको कोई जानकारी उचित दे सकता हूं। तो पास्ट के सवाल ही ज्यादातर आते हैं, थोड़ा बहुत चांस है कि किसके आ जाएं, प्रेजेंट, और फ्यूचर का कोई चांस बिल्कुल नहीं बनता है। खैर, ये तो एक चीज हो गई कि टेंस हमें समझने हैं कि भाई मान ली हमने कि कितने हो गए, 3, ठीक है ना। आपको कोई थ्योरी पे नहीं जाना है कि थ्योरी वहां लिख के आ रहे हैं कितने होते हैं, ऐसा हमसे कोई नहीं पूछता है, ठीक। तो 3 तो हो गई मेन कैटेगरी मान लीजिए, और इन तीनों के ही अलग अलग कितने कितने प्रकार होते हैं, 4-4। अभी जो हम बात करें ये वो है जो स्कूल समय से एक जैसी चीज पढ़ रहे हैं, कोई नई चीज मैं नहीं बता रहा हूं। तो एक तो इन सब का क्या हो जाता है, इंडेफिनेट, एक तो इनका क्या हो जाता है, इंडेफिनेट, मतलब ये है पास्ट का भी क्या हो जाएगा, इंडेफिनेट, प्रेजेंट का भी इंडेफिनेट, और फ्यूचर का भी इंडेफिनेट हो जाएगा। फिर इसके बाद में कौन होता है,
कंटिन्यूस अपने होता है कंटिन्यूस टेंस, तो तीनों का ही हो जाएगा, पास्ट का भी कंटिन्यूस, प्रेजेंट का भी कंटिन्यूस और फ्यूचर का भी कंटिन्यूस हो जाएगा। इसके बाद में कौन सा होगा? परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट भी तीनों के हो जाएंगे। तीनों के कैसे? पास्ट का भी परफेक्ट, प्रेजेंट का भी परफेक्ट और फ्यूचर का भी परफेक्ट। और एक लास्ट वाला इन दोनों को मिलाकर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाता है। ठीक है, ये इस तरीके से देखो, ये इनके नाम हैं सिर्फ, मतलब पास्ट के भी ये 4 हैं, प्रेजेंट के भी 4 हैं और फ्यूचर के भी ये 4 हैं। टोटल कितने हो गए? इस हिसाब से 12 हो गए। हालांकि मैं फ्यूचर वाले 4 को थोड़ी देर के लिए एक बार रोक देता हूं। फिर भी कितने बच गए? 8। और उन 8 में से भी अगर मैं कहूं कि हमारे सवाल जो अब तक आए हुए हैं वो बता देते हैं कौन कौन से टेंस के हैं अब तक के। सबसे ज्यादा सवाल मिलेंगे पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट, या फिर सबसे ज्यादा सवाल इन 4 टेंस के मिलते हैं। ऐसा एग्जाम्स में आप जितने भी पेपर देखेंगे आपको ऐसा महसूस होगा। मतलब पढ़ने तो लगभग इनके सारे ही, पर आप ये 4 जो है ना, इन पे थोड़ा आप समय ज्यादा दे देना। आपके ज्यादातर सवाल इंडेफिनिट के और एक इसके परफेक्ट के ज्यादा देखे हैं मैंने। चलिए, तो ये हो गए। और इंडेफिनिट का मतलब जानते हैं क्या होता है? अनिश्चित, जो काम अभी पूरा नहीं हुआ है पर अनिश्चित रूप से होता रहता। जैसे हम कोचिंग आते हैं, मतलब हमारा कोचिंग आने का काम रेगुलर होता है, लेकिन 100% नहीं, बीच में छुट्टी हो जाती है, संडे हो जाता है, तो ये काम कैसा चलता है? इंडेफिनिट रूप से चलता रहता है। तो ये तो क्या हो गया? इंडेफिनिट यानी अनिश्चित। कंटिन्यूस आप समझ गए ना, कोई काम जारी है, जैसे हम अभी बोल रहे हैं या सुन रहे हैं, तो वो किस में आ जाता है? कंटिन्यूस में। परफेक्ट यानी पूरा, परफेक्ट मतलब पूरा, कंप्लीट। तो अगर कोई काम पूरा हो जाता है तो वो किस में लिखते हैं? परफेक्ट में। खाना खा लिया है, हम बाहर जा चुके हैं, आप लोग आ गए हैं, ये सारा किस में आ जाता है? परफेक्ट। और परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या रहता है? इसमें काम तो पूरा कोई जरूरी नहीं हो गया हो, पर इसमें एक टाइम रहता है जिससे काम जारी रहा। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, कोई बहुत ज्यादा इसमें गहराई में तो नहीं कूदना। पर ये 4 टेंस, ये तीर किसी को नहीं समझ में आए तो मैं फिर से बता देता हूं 4 कौन से इंपॉर्टेंट। एक तो पास्ट का इंडेफिनिट, एक पास्ट का परफेक्ट, एक प्रेजेंट का इंडेफिनिट और एक प्रेजेंट का परफेक्ट। ये 4 टेंस हैं जिन पे अपने को अच्छे से ध्यान देना है, बाकी पे इतना रुचि लेने की जरूरत नहीं है। तो ये नाम आप लिख लो और फिर हम पहली ये अच्छे से लिखकर और पहली हेडिंग लिख देना पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यहां तो ये सिर्फ एक नाम हो गया, हमने टेंस के नाम लिखे हैं। थोड़ा सा ये बताया है मैंने कि हमारे जो टेंस के सवाल हैं वो किस तरह के आते हैं। और आपका समझना नहीं समझना इस बात पर निर्भर करता है कि आपका वर्तमान स्थिति क्या है। आप एवरेज हैं तो समझ पाएंगे, और आप कोशिश नहीं करेंगे तो फिर अध्यापक कभी कुछ नहीं कर सकता। ये थोड़ा सा आपको भी ध्यान रखना है। मैं अपनी तरफ से छोटी छोटी सारी चीजें जो है आपको बता दूंगा, और ये भी बात याद करा दूंगा कि आपको कितनी चीजें याद रखनी है। मैं 4-4 बार रटा दूंगा आपको क्लास में ही, इससे ज्यादा फिर मैं नहीं कर पाऊंगा। तो थोड़ा सा आप भी मेहनत करोगे तो मैं और अच्छे से कोई चीज करा पाऊंगा। अभी तक जो चीजें मैंने बताई है उसमें इंपॉर्टेंट ये था
कि हमारे जो टेंस के सवाल आते हैं उसमें हिंदी की पहचान से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ आपको एक वाक्य दिया जाएगा और ऑप्शन में रहेगी वर्ब, और आपको सेंटेंस के आधार पर वर्ब बतानी है कि सही कौन सी है। और दूसरा ये बताया कि वैसे मेन मुख्य तो तीन हो गए, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, और तीनों के ही अलग अलग चार हैं। आपको कोई नाम नहीं रटने हैं, सिर्फ ध्यान रखना है। और कितना ध्यान रखना वो मैं बार बार याद करा दूंगा, आप परेशान नहीं होना। ये नाम लिखकर और पहली हेडिंग लिख लेना इसके बाद से, पास्ट इंडेफिनेट टेंस। तो 10-12 मिनट पहले इसको पढ़ लेंगे, फिर 5-7 क्वेश्चन लिख लेंगे कि इस तरीके से सवाल जो आते रहते हैं। तो इसलिए आपने जो स्टार्टिंग शुरुआती दौर में हम लोगों ने जो स्कूल्स में जिस तरीके से पढ़ा है उसको आप साइड में रखें। हाँ, उस समय की नॉलेज तो खैर देखो काम आएगी, पर अगर वो हिंदी वाली चीज़ें अब अपने इतनी काम नहीं आती, क्योंकि सेंटेंस हमें हिंदी में नहीं दिया जाता है, तो इस वजह से हमको समझ बनानी होगी कि ये कब की बात कर रहा है। ये एक बार नाम लिखकर और हम पहला टेंस पढ़ेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो पहले में ही लिख देते हैं हेडिंग, पास्ट इंडेफिनेट टेंस। आपको जितना याद करवाना होगा मैं उसको बार बार रिपीट करवाऊंगा, इसलिए किसी भी साथी को डिस्टर्ब नहीं करना कि इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है। मैं खुद ही कोशिश करूंगा रिवाइज करवाने की, ठीक है। तो हमें अभी तक जो बताया हुआ उसको छोड़ दो। अब हम जो टेंस पढ़ेंगे उसका नाम क्या है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस। और अभी तक जो बताया हुआ था उसमें एक भी चीज ऐसी नहीं है जिसको आपको याद करना हो, तो वो जो ऊपर की जो डिस्कशन था उसको भूल जाओ। अब हम बात करेंगे किसकी, पास्ट इंडेफिनेट टेंस की। आप लोगों को सभी टेंस में दो ही चीज समझनी है, एक उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब क्या है, और दूसरी पहचान। सिर्फ कितनी चीजें, दो। जैसे स्कूल में भी हम यही याद करते, मान लो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब तो इजारे में होती है और मेन वर्ब में आईएनजी आता है, और हिंदी के वाक्यों में पहचान होती रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक वैसे ही अब आपको टेंसेस में दो ही चीजें याद करनी है, दोनों मैं आपको पहले बता दूंगा, फिर बिना देखे हम रिवाइज कर लेंगे, फिर 1-2 में सेंटेंस समझा दूंगा और 5-7 आपसे पूछ लूंगा, ठीक है। चले, फिर भी देखो समझ नहीं आता तो मैं उस चीज का और कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पाता हूं। मुझसे जो मेहनत हो सकती मैं कोशिश करूंगा मेरी पूरी, ठीक है। पास्ट इंडेफिनेट टेंस, सबसे पहली चीज कि इसका मतलब भूतकाल में जो काम आप कभी कभी करते थे वो, समझे मेरी बात को। डेफिनेट मतलब तो 100%, पर यह बात किसकी कर रहा है, अनिश्चित। यानी भूतकाल का कोई ऐसा काम जो आप नॉर्मली करते थे, जैसे मैं चाय पीता था, क्रिकेट खेलता था, हम लोग यहां जाते थे, कुछ इस तरीके से। तो ये तो रही बात हिंदी में समझने की। तो सबसे पहले तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है। तो देखो, अगर कोई साधारण वाक्य हो, कैसा वाक्य हो, साधारण सिंपल सेंटेंस, तो उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या रहती है बताओ। पास्ट इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी सिंपल सेंटेंस में, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। कब नहीं आती, जब सेंटेंस कैसा है, साधारण सा। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म आएगी। कौन से टेंस में, पास्ट इंडेफिनेट में। और अगर सेंटेंस नेगेटिव हुआ यानी नकारात्मक या प्रश्नवाचक हुआ, अगर सेंटेंस नकारात्मक या प्रश्नवाचक हुआ तब हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी क्या, सेकंड फॉर्म कौन है, डिड। और डिड आ जाता है तो उसके बाद वर्ब की कौन सी,
फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये एक चीज है जो हमको याद करनी है। इसको कैसे याद करना, जो मैं बता देता हूं। पास्ट इंडेफिनिट में साधारण सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आती नहीं है, और मेन वर्ब की कौन सी, सेकंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डिड, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं एक दो उदाहरण भी देने की कोशिश करता हूं कि इसका मतलब क्या हुआ। जैसे मैंने कहा वह यहां आया, तो ही, ये साधारण वाक्य है, इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी क्या, नहीं। और आने की सेकंड फॉर्म कम, केम, ये हो गया। तो मैंने कहा पास्ट इंडेफिनिट में साधारण में हेल्पिंग वर्ब आती नहीं है, और मेन वर्ब की कौन सी, सेकंड फॉर्म आती। और अगर सेंटेंस कैसा हुआ, मैंने कहा वह यहां नहीं आया, तब मैं लिखूंगा ही। नहीं आया मतलब क्या, डिड, फिर क्या लगेगा, नॉट, और कम या केम, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ऐसा कब करेंगे, जब सेंटेंस कैसा होगा, और सेंटेंस प्रश्नवाचक होगा, तब भी क्या आएगा। तो मान लो मैं इसको प्रश्नवाचक लिखता, क्या वह यहां आया, डिड ही कम हियर। एक तो ये याद करना है आपको। इसको कैसे याद करना है, पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती। ये आप लिख लो, और ये याद करने की चीज है। याद करना मुश्किल है तो भी याद ही करना ऑप्शन है, दूसरा कोई नहीं है। याद नहीं होता है उसमें मेरे अकेले का कोई दोष नहीं है। कल को आपको ये लगे कि नहीं भाई हमको याद नहीं हुआ तो इस टीचर की गलती है, तो देखो ऐसा नहीं होता है। अगर 80 बच्चे याद कर रहे हो, 20 याद नहीं कर रहे हैं, तो 80 गलत नहीं है फिर वो। इसको लिखते जाओ, और वापस में एक बार और रिपीट कर देता हूं, क्या पता याद हो जाए। हमने अभी तक एक ही टेंस की चर्चा की थोड़ी सी, वो कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है बच्चों, साधारण वाक्य में सेकंड फॉर्म और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म। इतना सा याद रखना है। मैं आखिरी बार फिर से बोल देता हूं आपको जो याद रखना है वो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि भाई याद करवा दूं, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रहे। कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब है साधारण वाक्यों में सेकंड फॉर्म और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जब भी कहीं आपको यह कहा जाए कि इस वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट लिखना है, तो उसका मतलब यही हो जाएगा कि या तो साधारण है तब तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव है तब क्या लगा देना, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसको अच्छे से लिख लो आप आराम से। तो ये तो हुआ इनके वाक्य को लिखने का तरीका। दूसरी चीज याद करनी है पहचान। बस दो ही चीजें याद करनी हर टेंस में। तो ये तो हो गया लिखने का तरीका, और कुछ हमको याद कर लेते हैं इनकी पहचान। स्कूल में भी ऐसे ही पढ़े हमने, पहले तो ये लिख लिया और फिर नीचे हिंदी में क्या लिखते थे, पहचान, था, थी, थे, इस तरीके से चीजें वही है। अब बस वही है कि हिंदी में पहचान के बजाय हम अंग्रेजी की पहचान याद कर लेते हैं। उस समय हिंदी में सेंटेंस थे, इस वजह से हिंदी की याद की, और अब सेंटेंस किस में होते हैं, इंग्लिश में, तो इंग्लिश की पहचान याद कर लेते हैं। बस इतना ही फर्क है। तो ज्यादा नहीं, 10% तो याद हुआ है किसी किसी को, ठीक है। तो मैंने जो 10% याद कराया है वो देखो, वो ये कि हमने अभी तक टेंस कितने चर्चा की है, एक, कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब है साधारण में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म,
और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इतना ही लिखवाया है। और नीचे आप लिख लीजिए बच्चों पहचान। हमको अंग्रेजी के वाक्यों में ऐसा क्या मिले कि हम ये वाली फॉर्मेशन उसमें लिखें। हिंदी में लिखो चाहे अंग्रेजी में आइडेंटिफिकेशन लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहचान, मैं कुछ शब्द लिखूंगा जो याद करने हैं कि अगर किसी सेंटेंस में ये शब्द आ जाएं तो उस सेंटेंस को कौन से टेंस में लिखोगे? पास्ट इंडेफिनिट में। तो पहचान के लिए कुछ शब्द हैं। एक तो लिखा हुआ मिला जैसे अगो। पहला शब्द क्या लिखा है हमने? अगो। अगो का मतलब समझते हो आप? पहले। तो इसको समझ लो कि जो काम कुछ समय पहले हुआ वो वैसे भी कौन से टेंस में आता है? पास्ट इंडेफिनिट। यानी अगर किसी अंग्रेजी के सेंटेंस में क्या लिखा हुआ मिला? अगो, तो वो कौन से टेंस में लिखना है? पास्ट इंडेफिनिट में। 3-4 शब्द हैं जो याद करने हैं। दूसरा शब्द है क्या? यस्टरडे। क्या है? इसका मतलब है कि अगर किसी अंग्रेजी के सेंटेंस में यस्टरडे लिखा हुआ हो तो उस वाक्य को कौन से टेंस में लिखना है? पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब है सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और देखो, अगर कहीं पर आपको लिखा हुआ मिले लास्ट प्लस कोई भी समय, जैसे लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट नाइट, ठीक है ना? जब भी कभी आपको क्या लिखा हुआ मिल जाए लास्ट के साथ कोई भी समय, तो सेंटेंस को कौन से टेंस में लिखना है? पास्ट इंडेफिनिट में। आपको भी एग्जाम्पल दिया था मैंने एक, लास्ट, उस पे क्या मंथ था कि ईयर था? लास्ट ईयर लिखा हुआ था, तो लास्ट के साथ ईयर लिखा हुआ मतलब कौन से टेंस का था? पास्ट इंडेफिनिट का। और जो वो सेंटेंस था वो सिंपल था कि नेगेटिव या इंटेरोगेटिव? साधारण था कि उसने पिछले वर्ष स्कूल छोड़ी, तो सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आती नहीं है। और मेन वर्ब की कौन सी? और लीव की सेकंड फॉर्म क्या? लेफ्ट। तो अभी तक मैंने कितने शब्द बताए? 3। एक तो अगो, एक यस्टरडे, और लास्ट के साथ में टाइम। लास्ट मंथ, लास्ट वीक। भाई लास्ट मतलब पिछला, और जो कोई काम पिछले समय में हो गया वो वैसे ही भूतकाल का ही तो हुआ। इसके अलावा देखो, अगर कहीं आपको लिखा हुआ मिले सम टाइम बैक, ये बैक लिखा हुआ है, सम टाइम बैक का मतलब क्या है? कुछ समय पहले। तब भी तो वही बात हुई ना कि कुछ समय पहले जो काम हुआ वो भूतकाल का ही तो हुआ, सम टाइम बैक। देखो, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, 9वीं से 12वीं में भी मैं यही तरीके से पढ़ाता हूं, उनको भी इसी तरीके से हम कराते हैं। अगर कोई बच्चा समझ सकता है तो आपको भी कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा आपको लगता है कि इससे भी कोई और तरीका आसान है तो आप उससे करो। हमें तो रिजल्ट से मतलब रहता है कि भाई कैसे भी करके रिजल्ट मिल जाए, ठीक है ना? तो ये एक चीज। तो ये शब्द हो गए क्या क्या? एक तो अगो, यस्टरडे, लास्ट प्लस टाइम, सम टाइम बैक। एक और लिखो आगे। तो ये इनकी हिंदी में अगर अपन ढंग से समझें तो वैसे रटना नहीं पड़ेगा। अगर कहीं पर भी आप इन लिखा हुआ देखो, क्या देखो? इन, और इसके साथ में किसी भी पुराने, पास्ट मतलब पुराने महीने या वर्ष का नाम दे रखा हो, इन 2008, तो वैसे ही पता है कि 2008 यानी आज से कब की बात कर रहा है? पुरानी। तो वो कौन से टेंस में चलेगा? पास्ट इंडेफिनिट में। भारत 1947 में आजाद हुआ, इन 1947 कौन से टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट। यानी इनके साथ पुराना किसी भी महीने या वर्ष का नाम लिखा हो। लिखा क्या आप लोगों ने? ये
देखो मैं बहुत सारे टेंस पढ़ने की बात नहीं कर रहा, पर जो 4-5 आपके इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से वो थोड़ा आप ढंग से पढ़ सकते हो। इसके अलावा 4 शब्द हैं जो एक जैसे ही हैं, उनको भी याद कर लो। एक तो है इट इज टाइम। कभी कभी किसी किसी परीक्षा में इसको शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, इट्स टाइम। एक है इट इज हाई टाइम। एक है इट इज राइट टाइम। और एक लास्ट है इट इज अबाउट टाइम। ये जो नीचे 4 शब्द लिखे हुए हैं, इन सब का हिंदी में एक ही मतलब है, सही समय, उचित समय। तो ध्यान यही रखना है कि जब भी कभी इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम और इट इज अबाउट टाइम के बाद अगर कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है, वो सेंटेंस कौन से टेंस का होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट का। तो ये हो गई पहचान। एक बार इनको लिख लो, मैं फिर से समझा दूंगा, रिवाइज करवा दूंगा और फिर कुछ सवाल पूछूंगा। तो जिसको खुद को ईमानदारी से पढ़ना है वो आप आराम से चलते जाओ, और बाकी जैसी जिसकी इच्छा। हमने ये देखा कि कुछ पहचान लिखी हुई है कि अगर किसी अंग्रेजी के सेंटेंस में अगो, यस्टरडे, लास्ट प्लस टाइम, सम टाइम बैक, इनके साथ में पुराना महीना या वर्ष लिखा हुआ हो, तो वो वाक्य कौन से टेंस का होगा, पास्ट इंडेफिनिट का। और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है साधारण सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म और नेगेटिव इंटरोगेटिव में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और 4 शब्द ये भी रट सकते हैं, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम और इट इज अबाउट टाइम। इनके साथ भी अगर कोई वाक्य है तो वो किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट। तो एक बार लिख लो, मैं समझा देता हूं इनको। अभी हमने सिर्फ इनको लिखा है, मैं एक दो सेंटेंस से थोड़ा ढंग से समझाने की कोशिश करता हूं, फिर आपको कुछ एग्जाम्पल खुद ही करने होंगे। हाँ, जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस लिखा हुआ मिला, आई, और यहां खाली स्थान दे रखा हो, हिम अ फ्यू मिनट्स अगो। अरे ये जो पीछे कुछ बच्चे गलती से एलडीसी और पटवारी की तैयारी करने वाले आ गए हैं, वो ध्यान रखे कि ये फर्स्ट ग्रेड का बैच है, यहां सिंसियर व्याख्याता ही बैठते हैं। तो कोई गलती से कोई रेलवे वगैरह की तैयारी करने वाला, उसकी क्लास कहीं ऊपर चल रही होगी, आगे तक आवाज नहीं आए। आप अपने दोस्तों को वहीं पास में पढ़ाओ भाई, आगे डिस्टरबेंस होता है। तो ये चीज आपको प्यार से ही समझा देते हैं। और कोई गलत फहमी है तो आप तो कैमरे में सिर्फ कह दो कि मैं था वो, फिर तो आप जानते हो कोचिंग वाले कितने भोले हैं, जो 8-10 हजार बच्चों को मेंटेन कर सकते हैं, आप एक हैं। आपके गांव में भी नहीं होंगे 8-10 हजार। तो थोड़ा सा अपने आप को विनम्र बनाओ, अध्यापक कहलाओ, उस योग्य बनाओ। और नहीं है तो बाहर चाय की थड़ी किस लिए है फिर। लेकिन कम से कम अपने आप को यह मत जताओ कि हम उस लेवल के हैं नहीं अभी। तो प्लीज आगे आवाज नहीं आना। समझ में नहीं आता ये एक अलग चीज है, मेरी तरफ से कोई कमी है तो आप मुझे कह सकते हो कि नहीं सर आप बहुत बेकार पढ़ा रहे हैं, तो भी मैं समझ सकता हूं। लेकिन आप किसी की क्लास में इस तरीके से आवाज करके आगे सुनाकर ये सिखाते हो कि हम तो ऐसे ही आते हैं, हमारा पढ़ाई से कोई नाता नहीं है, तो प्लीज ऐसा बिल्कुल नहीं करें। मैं बहुत अच्छे से और बहुत अलग तरीके से भी बोल सकता हूं, पर मुझे पता है कि विनम्रता जरूरी है, क्योंकि हम भी गुरु हैं यहां, इस वजह से।
तो आप लोग भी थोड़ा सा शिष्य होने के कुछ गुण अच्छे दिखा दो तो ठीक रहेगा। अपने घर की चर्चाएं खूब करो। किसी ने आपको कोई ऐसा है तो नहीं कि बाहर से पकड़ के अंदर बैठ, ऐसा तो नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो खुला है ये दरवाजा, आप आराम से बिंदास अपने गैंग को लेके जाओ, बाहर चाय पानी पियो बैठ के और निकलते रहो। ये दुनिया तो ऐसी, आपके नहीं पढ़ने से हमें फर्क नहीं पड़ेगा, पर डिस्टरबेंस होता है। इसके लिए इसके आप कहें तो पैर पकड़ लेते हैं भाई आके, पर देखो इन बच्चों को डिस्टर्ब मत करो जो अपनी उम्मीद लगा के आते हैं। हाँ, ये कोई भी एक सवाल लिखा है मैंने, अब यहां 4 ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, परीक्षा में तो कितने 4 ऑप्शन रहेंगे ना। यहां लिखा हुआ सी, हम बहुत सारी बात कर चुके हैं, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है और थर्ड। मान लो परीक्षा में ऐसा एक सवाल आया, ऑप्शन तो जो भी हो, तो सबसे पहली चीज देखनी है कि ऐसा कौन सा शब्द है जो हमें बता रहा है कि यह काम कब हुआ, कुछ समय पहले। और अभी हम बार बार रट रहे थे कि अगर किसी सेंटेंस में क्या आ जाए अगो, तो वो सेंटेंस कौन से टेंस का होगा, पास्ट इंडेफिनिट का। और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब है साधारण वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये नकारात्मक या प्रश्नवाचक तो नहीं है, साधारण है, तो सेकंड फॉर्म क्या है, तो उत्तर क्या हो जाएगा। इस तरीके से याद करना पड़ेगा। मैं फिर से कोशिश करता हूं समझाने की, ठीक है। जैसे हमने एक वाक्य और लिखा होता, इंडिया, और यहां हमने लिखा खालिस्तान, फ्रीडम इन 1947। ये कोई वाक्य आया और आपको कहा जाए कि गेट का सही रूप लिखना है, गेट की सेकंड और थर्ड फॉर्म गॉट, गॉट भी वैलिड है, गॉट गॉटन भी ठीक है। ये मान लो एक सवाल आया परीक्षा में, वहां 4 ऑप्शन रहेंगे। मैं चाहता हूं कि बिना ऑप्शन के ही थोड़ी कोशिश कर ली जाए कि भारत को आजादी मिली 1947 में। आपको मैंने कहा अगर कभी भी इन के साथ में पुराना वर्ष लिखा हो, क्या ऐसा है या नहीं है, तो इनके साथ पुराना वर्ष लिखा हुआ होगा तो कौन सा टेंस आएगा, पास्ट इंडेफिनिट। ये नेगेटिव है, प्रश्नवाचक है या साधारण, साधारण में हेल्पिंग वर्ब आती नहीं है। और मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, क्या थोड़ा थोड़ा ठीक है ये, तो इसको लिख लो। हमें टेंसेस की भूमिका बनाने में समय लगता है, ऐसा नहीं होता है कि हम टॉपिक का नाम लिखते ही समझ में, ऐसा नहीं है। 10-15 मिनट थोड़ा समय दो, उसको सोचो, फिर देखो कि हाँ हम समझ रहे हैं। ऐसी कोई चीज नहीं कि भिड़ते ही समझ में आ जाए, इतना होता तो कोचिंग का सहारा नहीं लेते फिर। तो इसलिए थोड़ा सा आप भी सोचो कोई चीज को। जैसे मान लो कोई वाक्य दिया हो, इट्स टाइम यू टू जयपुर। ये कोई एक वाक्य मान लो परीक्षा में आता है और आपको 4 ऑप्शन में कहते हैं कम क्रिया का सही रूप लिखना है, तो बताओ उत्तर क्या होगा। इट्स टाइम यू डैश टू जयपुर, ये सही समय था जब आप जयपुर आए। तो यहां देखो, इधर शुरुआत में क्या लिखा हुआ है, इट्स टाइम। और मैंने कहा था अगर इट इज टाइम हो या इट्स टाइम हो और उसके बाद कोई सेंटेंस हो, वो कौन से टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा। तो पास्ट इंडेफिनिट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, कम की सेकंड फॉर्म क्या है, केम। क्या थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं आप लोग। फिर से एक और वाक्य, आपको मान लीजिए ऐसा सवाल दे, द पोस्टमैन हियर, एक इसमें अपन ने पहचान और नहीं लिखी है भाई, वो भी हम लिख लेंगे, ऊपर जगह होगी ना पहचान वाले में, तो वहां आप एक सवाल है जिसमें ये एक सवाल लिख लो और 1 सेकंड के लिए हम जहां पहचान लिख रहे थे ना वहां एक चीज और लिख लो, क्योंकि इसके भी क्वेश्चन हैं काफी सारे। अगर कहीं भी दिस प्लस टाइम लिखा हुआ मिल जाए, क्या लिखा मिल जाए,
तब भी पास्ट इंडेफिनिट ही रहेगा। ये हमने लिखा नहीं, दिस प्लस टाइम। तो ये दिस प्लस टाइम भी प्लीज याद कर लेना। अभी एक बार लास्ट में रिपीट कर लेंगे, आप उसकी चिंता मत करो। एक ये सवाल है, खालिस्तान, द पोस्टमैन खालिस्तान हियर दिस मॉर्निंग, प्रश्नवाचक चिन्ह। देखें कौन बता सकता है इसका उत्तर। सोच लो आराम से, अपने कोई उड़ने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे ही सही सीखेंगे। हाँ, देखो यहां पहचान के लिए क्या लिखा है, और याद रख लो दिस के साथ जब भी कोई टाइम होगा वो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में होगा। ये वाक्य साधारण है, प्रश्नवाचक है या नेगेटिव? प्रश्नवाचक है, और प्रश्नवाचक में डिड लगाना पड़ेगा, और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्या होगा? कम। डिड के साथ केम नहीं आता बच्चों, डिड के साथ तो फर्स्ट फॉर्म आएगी ना। तो ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया क्या? मैं 4-5 सेंटेंस दे रहा हूं जो आपको खुद करने हैं अब। और यहां तक जो बताया है 1 मिनट उसको रिवाइज भी कर देता हूं, ताकि धीरे ही सी थोड़ा ही अपने को दिमाग में तो रहे कि भाई हाँ, हमें टेंस किस तरीके से तो पढ़ने हैं और किस तरह के सवाल आते हैं। ये वाला तो एक बार फिर से ध्यान से देखो, क्या पता याद हो जाए। मैंने अभी तक कितने टेंस बताए? एक। कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट में मैंने कहा कि साधारण सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती। दूसरा मैंने कहा कि अगर कोई नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है तो उसमें डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फिर मैंने पहचान के लिए कुछ शब्द बताए। अगर कोई वाक्य में अगो, यस्टरडे, लास्ट प्लस टाइम, सम टाइम बैक, इनके साथ पुराना महीना या वर्ष, और दिस प्लस टाइम, या फिर ये 4 शब्द लिखे हों, तो वो वाक्य कौन से टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा। इसको हटा दें क्या? तो मैं 4-5 सेंटेंस लिखता हूं, 1-2 सही हो जाएं तो बढ़िया है, सीखना तो धीरे धीरे पड़ेगा आप लोगों को। लिख लो। ये कोई वाक्य है, आपको किसी को कुछ नहीं बताते हुए अपने हिसाब से गलत सलत जैसा कर पाए एक बार कर लो, फिर बात करेंगे हम।
ये कुछ सेंटेंस है, आपको अपनी सुविधा से जैसा उचित लगता है वैसा कर लो, फिर आगे बात करेंगे हम। वो तो जितने ज्यादा सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करोगे उतना ही बढ़िया रहेगा। तो लिख लो इनको, जैसा भी गलत सही एक बार आप लिख लें। जिनकी फॉर्म नहीं आती है वो मैं बताता हुआ जाऊंगा, जैसी भी आती है आप एक बार कोशिश कर सकते हो। कोई बहुत मुश्किल नहीं है, ईमानदारी से और ढंग से पढ़ें तो मात्र 3 घंटे ईमानदारी से पढ़ लेते हैं तो ये टॉपिक अपना बढ़िया बैठ जाता है। पर वो 3 घंटे ईमानदारी वाले होने चाहिए, जो कि वर्तमान में बहुत कम मिलती है। बढ़िया से एक एक चीज को पढ़ते हुए चलना है। और ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना कि संस्कृत का टाइम टेबल डाला हुआ था और इंग्लिश की क्लास लगा दी, ऐसा तो नहीं है। तो कोई गलतफहमी में भी नहीं आ गया और संस्कृत पढ़ने आ रहा हो। तो इसलिए टाइम टेबल देख के आया करो बच्चों, ठीक है ना। मोबाइल तो नहीं पर मस्तिष्क तो है ही, वो जिंदा होना चाहिए। मोबाइल का तो क्या है। हम्म। तो क्या है, क्योंकि देखो फिर अपन उसी मूड से आए। आपको अंग्रेजी, आपको पता है कि अंग्रेजी की क्लास लगेगी तो फिर अपने को थोड़ा सुस्ती से बैठना पड़ेगा। फड़फड़ाहट करने के लिए जीके वगैरह में करो ना, मुझे क्या दिक्कत है। पर इधर तो देखो ऐसा नहीं होता है, मुझे नहीं आती चीजें। और मैं कोई कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करके मैं किसी को बुरा भला भी बोलना नहीं जानता हूं। तो इसलिए मुझे नहीं आता है, तो प्लीज कोई ऐसा काम मत किया करो जिससे मुझे भी किसी को अपशब्द बोलने की कोशिश करनी पड़े। बोलूंगा तो फिर भी नहीं। तो ये बार बार प्लीज ऐसा नहीं बुलवाएं कि मैं नहीं पढ़ना है तो कोई जबरदस्ती नहीं है। वैकेंसीज ऐसे ही नहीं आएगी बाद में, तो आराम से बाद में ही पढ़ लेना। कुछ सेंटेंस हैं वहां 4 ऑप्शन रहेंगे उल्टे सीधे कुछ भी। मैं तो मेरे हिसाब से बिना ऑप्शन के देने की कोशिश कर रहा हूं। पूरा सेंटेंस देखो पहचान के लिए। जैसे पहले में पहचान के लिए क्या है, लास्ट प्लस टाइम। अगले में क्या है, इट इज टाइम। अगले में क्या है, दिस ईयर। इसमें क्या है, इट्स हाई टाइम। इसमें क्या है, इन 1998। और इसमें क्या है, यही तो पहचान मैंने बताई अभी आपको कि अगर कोई वाक्य में ऐसे ऐसे शब्द हों तो वो वाक्य हमें पास्ट इंडेफिनिट में लिखना होगा। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है बच्चों, साधारण वाक्यों में सेकंड फॉर्म और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो पहले में उत्तर पता है क्या भाई, ये कह रहा है पिछले संडे को, लास्ट के साथ कोई भी टाइम। पिछले संडे को हम गए थे जू, तो यहां लास्ट के साथ कोई भी टाइम होगा, कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट। और ये साधारण वाक्य वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो गो की सेकंड फॉर्म और थर्ड क्या होती है, गॉन। तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा, वेंट। ऐसे सवाल आते हैं टेंस के, ठीक है। ये आगे लिखा हुआ इट्स टाइम या इट इज टाइम, ये रीट में आया हुआ सवाल है। खैर अधीनस्थ बोर्ड भी पेपर बहुत अच्छे बनाता है। तो इट्स टाइम ये लिखा हुआ है तो आगे जो भी वर्ब होगी वो पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट यानी अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो डिड, ये तो नहीं, ये तो सिंपल है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म स्टॉप्ड प्लेइंग। अगला सेंटेंस, वी डैश मच रेन दिस ईयर। यहां नेगेटिव बनाना, नॉट गेट लिखा है मैंने कि इस वर्ष हमें ज्यादा बारिश प्राप्त नहीं हुई। तो नेगेटिव में क्या था बच्चों, डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म क्या, गेट। क्या ये ठीक है, क्योंकि पहचान के लिए क्या है, दिस प्लस टाइम।
अगले में क्या लिखा, इट इज हाई टाइम। इसके साथ में आगे जो भी सेंटेंस होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा, और पास्ट इंडेफिनिट यानी वर्ब की बाई की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है बच्चों ये बॉट। भाई नहीं पता थी उसके लिए चिंता नहीं करो, हालांकि एग्जाम में रहती है इसलिए अपने को दिक्कत नहीं है। आपने ईडी लगा के कोशिश की, उसमें कोई बुराई नहीं है। एग्जाम में आपको बॉट लिखा मिलेगा तो इतना तो समझ ही सकते हैं यार। हाँ भाई, अगले में लिखा हुआ इन 1998, तो यहां सेकेंड फॉर्म कम की केम, और मैंने मेरे मम्मी पापा को 4 दिन पहले अगो, तो सेकेंड फॉर्म क्या हो गई। अगर नेगेटिव होता तो क्या लिखते, डिड नॉट सी लिख देते अगर नेगेटिव बनाना होता। क्या किसी के एक दो ठीक हुए हैं ये? बहुत बढ़िया है भाई। देखो मेरी तरफ से अगर कोशिश में कमी होगी तो मैं जिम्मेदार हूं, पर आप लोग भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखना। तो ये हुआ हमारा कितना टेंस, एक। क्लियर है यहां तक? तो थोड़ा थोड़ा एक आइडिया तो आना कि सवाल किस तरीके के आते हैं। इसको हटा दें क्या? और परीक्षा में तो बहुत नॉर्मल चीज हो जाती है, क्योंकि अपने को अगर अच्छे से याद हो, मान लो मैंने लिखा आई खालिस्तान हिज लेटर, मान लो इस तरीके से कोई प्रश्न आता हो, और यस्टरडे, और ऑप्शन, भाई वहां तो ऑप्शन रहते हैं। जैसे मान लो लिख दिया मैंने हैव रिसीव्ड, दूसरा ऑप्शन एम रिसीविंग। देखो वहां तो ऑप्शन इस तरीके से आते हैं ना, या फिर आपको दे दिया हो रिसीव्ड, या फिर आपको दे दिया हो हैड बीन रिसीव्ड, कुछ भी एक कंफ्यूज करने के लिए। तो इस तरीके से सवाल आता है तो आपको थोड़ा ही सही एक अनुमान तो होना चाहिए कि आंसर क्या होगा। तो यहां पहचान के लिए आप देख रहे हैं क्या, यस्टरडे। यस्टरडे मतलब कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो उत्तर क्या हो जाएगा, रिसीव्ड। तो ये चीज तो देखो हमको करनी होगी। तो ये था हमारा एक टेंस, इसको लिख लो आराम से, फिर बढ़ते हैं आगे। वही बात है, ये जैसे आप पढ़ लेते हो तो घर पे कोई भी एक बुक हो छोटी बड़ी, जैसे मैंने कहा वो पिछले प्रश्नों की ले लोगे तो एक ये रहेगा कि भाई हाँ हमने पूरी प्रैक्टिस कर ली, कुछ बचा नहीं। और जिसको बिल्कुल अंग्रेजी नहीं आती उसके भी एक दो अगर सही होते हैं तो क्या बुराई है। एक तो ये रहा कि बिल्कुल नहीं आता, एक है कि हम कुछ सीख रहे हैं, तो देखो दोनों में बहुत फर्क है। लिखा क्या आप लोगों ने ये, आप ऑप्शन मत लिखना, मैंने तो एक समझाने के हिसाब से, आप परेशान नहीं होना है, मतलब मैं तो वैसे ही बता रहा था आपको। भाई हमने भी देखो जो पहला वाक्य लिखा था ना अभी, एक इसमें था शायद है ना ऊपर, हमने शुरुआत में टेंस का परिचय दिया। देखो ये सवाल लिखा था ना ये वाला, तो इसमें लास्ट ईयर वाला था, तो ये सवाल लिखा था हमने भी। तो इसमें देखो पहचान के लिए क्या था, लास्ट ईयर। तो ऐसे बुरा तो ये भी नहीं है, सी के साथ हैज ही आता है, और हैज के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है। फिर भी ये सही क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहां क्या लिखा हुआ था, पिछले वर्ष, और पिछले वर्ष यानी पास्ट इंडेफिनिट, उत्तर क्या हो गया। समझ रहे हो ना बात को, तो ये चीजें जरूरी है। अब बढ़ते हैं टेंस दूसरे पर, और अपन खुद भी कुछ थोड़ी बहुत मेहनत कर सकते हैं यार। मैंने कहा 4-5 टेंस पर एक मतलब 3 घंटे का काम है, एक सवाल बैठता है तो क्या बुराई है उसमें। अगला लिखेंगे आप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर फिर भी काम चलाऊ है तो पढ़ना। एक मिनट, कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस लिख लो एक बार आराम से हेडिंग इसकी, और बार बार दोहराकर मैं ही याद करवा दूंगा, वो चिंता नहीं करनी आपको।
हाँ, तो हम अब बात करेंगे कितने, कौन से नंबर टेंस की, सेकंड की। इससे पहले वाला था पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट यानी पुराने टाइम में कोई काम हुआ। पास्ट कंटिन्यूस का क्या मतलब है? पास्ट मतलब भूतकाल, कंटिन्यूस जारी रखना। तो कोई काम पास्ट में जारी था, हम खाना खा रहे थे, वह क्रिकेट खेल रहा था, हम टीवी देख रहे थे, तो वो किस में आता? पास्ट कंटिन्यूस में। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या रहती है। तो ध्यान रखें, अगर एक वचन कोई सब्जेक्ट हुआ, कर्ता सिंगुलर सब्जेक्ट है, तब तो क्या लगा देना? वाज। और अगर कौन हुआ, बहुवचन हुआ जिसकी बात करें, तो क्या आ जाएगा? मैं पहले भी बता चुका हूं, एस मतलब क्रिया एक वचन। और वाज या वर्ब के साथ जो मेन वर्ब होगी, उस वर्ब में क्या जुड़ा रहेगा? इसको ऐसे भी याद कर लो, जितने भी कंटिन्यूज हैं, आपको पता है 12 में से कंटिन्यूज कितने? 6। कैसे? 3 तो सिर्फ कंटिन्यूज और 3 परफेक्ट कंटिन्यूज। कंटिन्यूज का मतलब भी होता है आईएनजी। कंटिन्यूज का मतलब ही क्या होता है? आईएनजी। तो जब भी कभी कंटिन्यूज का नाम आ जाए, मतलब आईएनजी तो लगाना ही है। खैर, अभी तक हमने जो बात की वो ये है कि पास्ट कंटिन्यूज का मतलब होता है वाज वर और आईएनजी। इतना याद रखना है। पास्ट कंटिन्यूस का क्या मतलब बताया? वाज वर और आईएनजी। चाहे कैसा ही सेंटेंस हो, चाहे साधारण हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव। ये बीमारी थी पिछले टेंस में। कौन सी वाली बीमारी? साधारण अलग और नेगेटिव इंट्रोगेटिव अलग। ये कौन से टेंस में थी? पिछले में। पिछला टेंस कौन सा था? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में मैंने ये बताया कि साधारण सेंटेंस में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अभी बात किसकी कर रहे हैं? पास्ट कंटिन्यूस की। पास्ट कंटिन्यूस का मतलब है वाज वर और आईएनजी। ठीक है यहां तक? अब देखो इसकी पहचान। हिंदी की पहचान तो याद रहती सबको, रहा था, रहे थे, रही थी, इस तरीके से। पर हमारे पास में सेंटेंस हिंदी में उपलब्ध नहीं रहेगा, तो इसलिए हमें भी पहचान अंग्रेजी में याद करनी पड़ेगी। तो और सेंटेंस अगर आप लिखना चाहो उदाहरण के तौर पे, तो जैसे मान लो मैंने लिखा ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, चाहे तो साधारण हो, चाहे नेगेटिव हो, ही वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। भाई नेगेटिव में भी परिवर्तन नहीं होगा, सेम ही चीज रहेगी, वो तो पिछले में ही थी बीमारी। और चाहे प्रश्नवाचक हो, वाज ही प्लेइंग क्रिकेट। मतलब यहां तक तो इतना ही याद रखना है कि सेंटेंस चाहे जैसा भी हो, पास्ट कंटिन्यूस का मतलब ही होता है वाज वर और आईएनजी। चाहे सेंटेंस साधारण हो, चाहे नेगेटिव हो, और चाहे इंटेरोगेटिव। लिख लो आप आराम से इसको। भाई पास्ट टेंस में ही तो मेहनत है, बाकी तो है ही कोई इतना नहीं। तो कम से कम इसको तो बढ़िया ईमानदारी से पढ़ लें, और रिजल्ट के टाइम सारी चीजें याद आएगी आपको, अपनी गलतियां, अपने काम। तो इसलिए अभी जैसे सेकंड ग्रेड वगैरह के रिजल्ट आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे, हो सकता है कुछ एक बच्चों का हो गया हो। भाई अभी आया ना, जैसे कल परसों इंग्लिश का भी आया था, और अभी एक और आया, सामाजिक का भी आ गया है। तो जिन लोगों ने मेहनत की उनको रिजल्ट भी मिला, और मेरिट कोई बहुत हाई नहीं गई है, मतलब 200-300 नंबर, 500 में से 300 नंबर मेरिट जाना क्या बड़ी बात है। पर वही है कि मेहनत नहीं कर पा रहे हैं लोग। आप लोगों के भी ये फर्स्ट ग्रेड में भी मेरिट कभी भी आकलन देख लेना, 75 में से 40-45 क्वेश्चन ही नहीं हो पा रहे हैं यार, कितनी बुरी स्थिति है। और सिर्फ किस लिए नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि ढंग से पढ़ते नहीं है। थोड़ा सा ईमानदारी से अगर बैठ के पढ़ा जाए तो परिणाम 100% मिलेगा। और अकेला यहां खड़े होने वाला कभी मेहनत नहीं कर पाएगा जब तक आप खुद नहीं करेंगे। यहां हम सिर्फ बता के जा सकते हैं, उसको याद करना, उसको प्रैक्टिस करने का काम आप लोगों का है।
और आप लोग इस स्थिति में बीएड को अगर कर लिया है, इतना लंबा समय आप एजुकेशन को लेते हुए, अगर आपको आज भी ये चीज सिखानी पड़ रही है कि बैठ के ईमानदारी से पढ़ो, तो फिर आप इसका मतलब हमारे इतने साल जो गुजरे हैं वो सही नहीं गए हैं। लिखा क्या आप लोगों ने भाई ये? तो हम अभी पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात कर रहे हैं, और पास्ट कंटिन्यूस का मतलब होता है वाज, वर और आईएनजी। और आप लोगों के अंग्रेजी का कोर्स तो 2 घंटे का भी नहीं है चाहे तो, पर हम चाहते नहीं ऐसा कि घास काटी जाए, क्योंकि हम समझते हैं कि यार जितने भी मेहनत करें धीरे धीरे ही सही, जो करें वो पूरा याद रहे। 8 में से 5 4 टॉपिक पढ़ें, पर वो पढ़ें ऐसे कि परीक्षा का सवाल गलत नहीं हो, ये पढ़ना है। वो तो आपके सब्जेक्ट के सिलेबस में भी लागू होता है। आपके जो भी विषय रहे, चाहे आप साइंस से हो या मैथ से हो, तो 100 के 100 टॉपिक तो कभी नहीं कर पाएंगे। 3 4 टॉपिक ऐसे रहेंगे जिनको आपको लगता है कि चलो कोई नहीं, इनकी मेहनत कहीं और की जाए। वही प्रॉपर तैयारी का एक तरीका है। लिख लिया क्या ये वाला? ठीक है, तो अब बात करते हैं पहचान की। एक बार लास्ट और रिवाइज करा देता हूं। हम अब पढ़ रहे हैं कौन सा टेंस? पास्ट कंटिन्यूज, जिसमें हेल्पिंग वर्ब वाज और वर होती है, और मेन वर्ब में आईएनजी। इतना ही बताया है। पहचान है, बहुत थोड़ी सी है। पहचान में लिखो आप, अगर कहीं भी ऑल के साथ में कोई टाइम लिखा हुआ हो, अगर कहीं भी ऑल के साथ टाइम दे रखा हो, या आपको लिखा हुआ मिले एट दैट टाइम, या फिर आपको लिखा हुआ मिले इन दोज डेज, तो बहुत कम काम आता है ये। इस वजह से इसको मैंने इंपॉर्टेंट नहीं बताया था। तो बाई चांस अगर इनमें से कुछ लिखा हुआ मिल जाए, जैसे एक आध एग्जाम्पल भी मैं लिख देता हूं। वी वर लिसनिंग टू द रेडियो ऑल इवनिंग, ऑल द इवनिंग भी कर सकते हो। या फिर जैसे मान लो लिखा माई फादर वाज वॉचिंग टीवी एट दैट टाइम, तो ऐसा अगर हो तो। और या फिर जैसे मान लीजिए आपको लिखा मिले आई वाज लिविंग इन उदयपुर इन दोज डेज, तो ये थोड़ी सी पहचान की बात है कि अगर कोई सेंटेंस में अपने को ऑल के साथ समय, एट दैट टाइम, इन दोज डेज लिखा हुआ मिले, तो उसको हमको पास्ट कंटिन्यूज में लिखना है। ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इस वजह से इसको इतना ही लिखवा के अपन छोड़ रहे हैं। इसकी जो चीज परीक्षा एग्जाम के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट होगी वो अपन अब नीचे अलग से लिख लेंगे, कि ज्यादा परीक्षा में क्या चीजें इसकी आती है वो मैं नीचे अलग से लिखवा दूंगा। और क्लासेस रेगुलर नहीं है, उसमें क्या है कि जैसे अभी स्कूल्स में हाफ ईयरली चल रही है, तो हम भी वो चीज़ लापरवाही नहीं करते हैं। भी मंडे से स्टार्ट है 6 से 12 तक की अर्धवार्षिक परीक्षाएं, तो थोड़ा उसमें लगे हुए हैं, तो थोड़ा सा हो सकता है इरेगुलरिटी हो, पर जितना भी काम होगा वो पूरी ईमानदारी से। और बाकी के नहीं कोर्स ही कराना है तो कल 2 घंटे में कोर्स कंप्लीट हो सकता है, पर मैं तो नहीं करूँगा, आप किसी और से ही करवा लेना फिर। क्योंकि मुझे तो देखो यही तरीका आता है कि जब तक 50% से ज्यादा के समझ में नहीं आता तब तक टीचर की गलती, और 50% से ज्यादा के समझ में आ रहा उसके बाद फिर बच्चे की गलती है। तो अपना रेशियो तो 80 से कम नहीं है, और 20% से मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। तो हमने इसकी 3 ही पहचान लिखी है। क्या क्या? ऑल के साथ में टाइम, जैसे पूरे शाम को। अच्छा, एट दैट टाइम का हिंदी मतलब क्या है? उस समय, तब भी भूतकाल की बात कर रहा होगा। उन दिनों, तब भी भूतकाल की। पर ये तीनों इतने महत्वपूर्ण नहीं है कि इनको रटा जाए।
अपने लिए जो काम की चीज है वो अब नीचे जो है इसी में नीचे अपन लिख लेंगे। ये उदाहरण तो सिर्फ समझाने के उद्देश्य से लिखवाए हैं मैंने। नीचे आप जैसे भी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज लिखते हैं ना वैसे लिखिएगा। इसमें नीचे एरो करके लिख लो। यदि आप इसमें छोटी सी लैंग्वेज लिख लें, मैं उसको कोई बिना लैंग्वेज के सीधी समझेगा तो मैं वैसा भी लिखवाऊंगा, दोनों ही काम करूंगा, आपको जो बेहतर लगे आप वो काम करना। हाँ लिखें, यदि व्हेन या वाइल, बोर्ड पे स्पेलिंग भी लिखते जाता हूं ताकि उलझन नहीं हो। यदि व्हेन या वाइल, यदि व्हेन या वाइल से दो सेंटेंसेस जुड़े हों, आराम से लिख लीजिए, ये वाली चीज एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है तो ये मैं नीचे लिखवा रहा हूं अलग से। यदि व्हेन या वाइल से दो सेंटेंसेस जुड़े हों, दो वाक्य जुड़े हों और उनमें से एक, कितने सेंटेंस जुड़े हुए हों? दो। एक तो वो एग्जामिनर खुद देगा लिखकर, दूसरा पूछेगा आपसे, और उनमें से एक पास्ट इंडेफिनेट टेंस में लिखा हो। मैं फिर से बोल देता हूं, आप इधर उधर नहीं देखना। यदि व्हेन या वाइल से दो वाक्य, दो सेंटेंस जुड़े हों और उनमें से एक पास्ट इंडेफिनेट टेंस, ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस का क्या मतलब हुआ? साधारण में वर्ब की सेकंड फॉर्म और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक पास्ट इंडेफिनेट टेंस में लिखा हो, पास्ट इंडेफिनेट टेंस में लिखा हो तो दूसरा सेंटेंस, तो दूसरा सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस, तो दूसरा सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस या, तो दूसरा सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस या पास्ट परफेक्ट, स्पेलिंग ऊपर लिखवा चुका हूं, आप देख लेना, गलत नहीं लिखना बच्चों, है ना, परफेक्ट की। अभी सिर्फ लिख रहे हैं, समझने की कोशिश भी नहीं करें, मैं पूरा समझाऊंगा बोर्ड पे। तो दूसरा सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ये पास्ट कंटिन्यूस का क्या मतलब हुआ? वाज, वर और आईएनजी। पास्ट कंटिन्यूस टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है। अभी मैंने पास्ट परफेक्ट पढ़ाया नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों ब्रैकेट में ये लिख लेना, पास्ट परफेक्ट के ब्रैकेट में क्या लिख लेना? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। तो दूसरा सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस या पास्ट परफेक्ट, जिसके ब्रैकेट में लिखेंगे हेड प्लस वर्ब की, में लिखा जाता है। सिर्फ लिखना था, आप समझने की कोशिश मत करो, वो मैं समझाऊंगा। पर हां लिख तो लिया होगा शायद। तो देखो मैंने जो कहा है मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर एग्जाम्पल देंगे। अगर मान लीजिए हमें लिखा हुआ मिल गया क्या? व्हेन या वाइल, और इसके साथ सेंटेंस, इसके साथ में कितने सेंटेंस हैं? कितने सेंटेंस बच्चों? दो। और एक परीक्षा वाला खुद लिख के दे रहा है, कौन से टेंस में? पास्ट इंडेफिनेट में। तो जो बचा हुआ वाक्य होगा उसमें दो उत्तर सही होंगे, या तो आप क्या लिख देना? पास्ट, और अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो क्या लिख देना? और दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देगा, ये भी याद रहे। तो ये तो मैंने बताया था, एक उदाहरण समझ लेते हैं। द लाइट
मान लो ये कोई प्रश्न है, सोचो उत्तर क्या हो सकता है। लाइट चली गई जब मैं पढ़ रहा था। यहां पर वाक्य कितने दिए हुए हैं? दो। आपको इसने पहले से कौन सा टेंस दिया हुआ है? पास्ट कंटिन्यूस। कौन सा दे रखा है? तो बस बच गया क्या? पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की कौन सी और गो की सेकंड फॉर्म। चलो फिर से एक सवाल और। आई सा एन एलिफेंट व्हेन आई खालिस्तान होम। और आपको कहा जाए यहां पर गो का सही रूप लिखो। देख लो आराम से, पहले अपने कोई भागदौड़ की जरूरत नहीं, लिख भी लो बढ़िया से। गलत सलत जैसा भी कर सको, उत्तर देने की कोशिश करना। भाई आपको जो पहले से दिया हुआ है वो ये सा वर्ब की कौन सी है? सेकंड फॉर्म यानी कौन सा टेंस? और एक अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो दूसरा या तो पास्ट कंटिन्यूस यानी या तो हो जाएगा वाज, और ये उत्तर नहीं है तो दूसरा हैड। दोनों ऑप्शन नहीं देगा आपको। अभी लिख लो, मैं फिर से समझा देता हूं। दोनों में से एक ही ऑप्शन मिलेगा, दोनों नहीं देंगे। तो याद रहे, इस ये वाले जो है ना, इस टाइप के जरूर आपके एग्जाम में आते हैं। आप जैसे आरएस के क्वेश्चन भी टेंस के देखोगे तब भी आपको यही पैटर्न मिलेगा, क्योंकि वो भी आरपीएससी बनाती है। आप फर्स्ट ग्रेड के देखेंगे तब भी आपको इसी टाइप के मिलेंगे। फर्स्ट ग्रेड सब्जेक्ट अंग्रेजी में भी 10-12 सवाल आते हैं, ग्रामर के 20 से ज्यादा ही आते हैं खैर, तो उसमें भी टेंस के आप सवाल देखोगे तब भी आपको इसी पैटर्न के मिलेंगे। तो इसलिए हमें जानना जरूरी है कि आरपीएससी किस तरह के सवाल ज्यादा देती है। तो ये एक चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। मैं टेंस को अलग से टाइम देने की बात नहीं कर रहा, पर कम से कम क्लास के 2-3 घंटे बढ़िया ईमानदारी से आप पूरा माइंड लगा के पढ़ोगे तो समझ में आएगा, और नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएगा, फिर उसका तो देखो कोई इलाज नहीं है। मैं तो इतना ही कह रहा हूं, पास्ट के चारों पढ़ लो और एक प्रेजेंट का इंडेफिनिट, बस फिर छोड़ो बाकी। कम से कम ये तो बहुत अच्छे से तैयार करो। और आपके अंग्रेजी का कोर्स जो है वो ये इसी महीने में ही पूरा हो जाएगा, आगे कुछ नहीं है। इसी महीने का मतलब 10 दिन 12 दिन के अंदर अंदर मेरी जितनी भी क्लासें लगेगी वो मैं लगवा के आराम से पढ़ाते हुए पूरी कर दूंगा, बिना घास काटे। पर क्लास लगेगी तब मैं मेरे हिसाब से ही धीरे धीरे करा दूंगा। जिसको घास काटना है उसका आप देख लेना क्या करना है। एक दो बच्चे होते हैं ना, सर आप तो फटाफट करा दो, वो चाहते हैं कि ये निपटे दूसरा पढ़ूं मैं, इस चक्कर में वो कोई नहीं पढ़ पाता फिर। क्यों? क्योंकि जो एक को ढंग से नहीं पढ़ रहा वो दूसरे को भी क्या ही पढ़ रहा होगा, और एक को छोड़ने का मतलब है कि वो अपनी 90% उम्मीद तो यहीं छोड़ गया। तो इसलिए आपकी क्लास में कई बार देखा होगा, पूछते हैं कोर्स कितने दिन में, सर फटाफट कराओ आप, तो ये जो एक दो ही आवाज आती है वो उनका पढ़ने से कोई नाता नहीं है। वो तो कोई रूम पे रहते हैं कि जिसमें 4-10-5 दिन का किराया ही बचा हुआ है कि इसको खाली करके जाना है, तो वो चाहते हैं फटाफट घास काट के निकले। तो उन पे ध्यान मत दिया करो, क्योंकि ये चीजें तो अक्सर होती आती है। क्लास में जब 100 जनों से पूछते हैं तो 2-4 3-4 होते ही ऐसे, सर ये छोड़ो आप, तो वो 3-4 को थोड़ा आप ही देख लिया करो, टीचर के पास नहीं आए वो ज्यादा बेहतर है। और बाकी हमें तो क्या ही करना किसी से। लिख लिया क्या ये? फिर से एक सवाल और देख लेते हैं कि आप कितना समझ पाए इसको। अगले सवाल को खुद आप करने की जो है कोशिश करना। अगर ये सही कर दिया तो मतलब थोड़ा बहुत अपन समझ पा रहे हैं। इस टाइप का एक सवाल हो गया, और ऑप्शन देखो।
तो ये एक सवाल है, मान लो कि इस तरीके से आया कि सी खालिस्तान व्हेन आई रीच्ड देयर, तो देखो ये रीच्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट इंडेफिनिट। अगर एक पास्ट इंडेफिनिट का है तो दूसरा या तो पास्ट कंटिन्यूस का होगा, ये नहीं तो पास्ट परफेक्ट है नहीं, तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी। थोड़ा ही सही समझ में आया क्या? तो ये इस टाइप के जो है ना वो ठीक आते हैं, ज्यादातर इस तरह के सवाल जो है परीक्षाओं में मिलते हैं। व्हेन और वाइल के साथ दो सेंटेंस देते हैं, एक तो वो आपको खुद बता देता है, एक तो बढ़ावा देगा, और दूसरे वाला पूछता है। लिखा क्या? कल आते ही दो तीन सेंटेंस अपन फिर से लिख देंगे ताकि रिवीजन हो जाए। अपने कोई ऐसा तो है ही नहीं कि नहीं भाई कल के कल ही निपटाओ। हमें कोई अंग्रेजी पढ़ते मेरे हिसाब से बरसों तो नहीं बीते हैं। जितनी क्लासें लगी है मैंने मेरी ईमानदारी से जितना कराया जा सकता है हम करते हैं काम। बाकी उसके साथ में वही बात है कि इतना ही कह सकता हूं कि रिजल्ट जब कभी आएगा या पेपर जब कभी देंगे उस समय अपनी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। तब तक शायद हो सकता है आपके विचार क्या रहे ये तो मैं नहीं जानता हूं। अपने पास तो एक ही चीज है, हमें पेपर तक भले ही चिंता रहे पर पेपर के बाद का सुकून चाहिए। पेपर के पहले सुकून चाहिए भी किसको? या तो वो हो कि अपने को जो आसान आसान लग रहा है वो पढ़ ले तो पेपर तक तो सुकून रहेगा, और आपको पता है कि पेपर सारा सुकून छीन लेता है। और अगर थोड़े बढ़िया टेंशन में रह के पढ़े तो परीक्षा के बाद सुकून ही सुकून है। भाई रिजल्ट का वेट हमने भी किया परीक्षा देकर, पर हमें पता था कि पेपर शानदार गया हुआ, रिजल्ट बढ़िया आएगा। हमें किसी को कहने की क्या जरूरत है कि पेपर बढ़िया गया। मैं तो पूछता था, मेरे से कोई भी पूछता कैसा, मैंने कहा बेकार गया, नहीं होगा सिलेक्शन, उसको सुकून मिलता था ये सुनकर। पर मैं जानता था कि अपने नंबर बहुत बढ़िया हैं। और जीवन में यही असलियत है कि आप जो काम करते हो किसी को कहे नहीं। आप बढ़िया पढ़ रहे हैं ये चिल्ला के नहीं कहो। आप क्लास में भी बढ़िया पूरी ईमानदारी से पढ़ो, पड़ोसी को यही कहो मैंने पढ़ना छोड़ दिया है, बस बात खत्म। इतना ही याद रखो, यही वास्तविकता है। हो सकता है ये चीज 10 साल बाद में पता चले, पर यही अंतिम और आखिरी चीज है। कोई भी चीज आप करो किसी को कहो नहीं। आप किसी को कहते हैं तो उसके पीछे 100 बद्दुआएं शुरू हो जाएगी, आपका पढ़ना खराब हो जाएगा। यही वास्तविकता है। आपके कितने ही जिगरी दोस्त बैठते हो अगल बगल में, आप जिस दिन परीक्षा देंगे उस दिन बढ़िया पेपर हो तो ये आपके सिवा किसी को नहीं कहें। अपने घर पे भी यही कहते हैं पेपर बेकार हुआ है, उम्मीद नहीं करना, क्योंकि रिजल्ट कैसा रहता है इसके बारे में किसी को पता नहीं है। और ये मतलब मैंने अनुभव किया, मैं कोई ये तो है नहीं कि कोई भाई आज ही पैदा होके अभी पेपर तो दिए नहीं है। मैंने 2011 में बीएड की, तब से मैं स्कूलों से जुड़ा हुआ हूं। पेपर भी बहुत सारे दिए, बिना तैयारी के दिए, तैयारी से दिए, तो सारी चीजें मुझे पता है। बहुत बार ऐसा हुआ कि 2-3 नंबर से रह गया और गलती से मुझसे निकल के पेपर ठीक हुआ, तो लोगों के फोन आते हैं रिजल्ट के टाइम, वो फोन इतना दर्द देते हैं जो हम भुला नहीं पाते हैं कई वर्षों तक। और यही वास्तविकता, आपके साथ भी यही होगा। इसलिए अपनी मेहनत और पढ़ाई किसी को मत बताओ। आप बहुत ईमानदारी से पढ़ें, सबको कह दो मैंने पढ़ाई छोड़ दी है, आप सच में सुखी रहेंगे और बढ़िया रहेंगे। और पेपर अगर बढ़िया गया तो सबको मना कर दो पेपर बेकार गया, हम मन से खुश हैं, इसके अलावा किसी को कोई जरूरत, शकल से खुश होने की जरूरत क्या है भाई? आप शकल से खुश मत रहे, कोई दिक्कत नहीं, पर आपका मन तो जानता है कि मेरा सिलेक्शन होगा, यही तो चाहिए। तो इसलिए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्लास में भी थोड़ा ईमानदारी से पढ़ो कि मैं कोई बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं बांधता हूं आप लोगों से। मुझे पढ़ाना होता ना डायरेक्ट एक्टिव पैसिव, तो आपको इतने लंबे लेक्चर दे सकता था कि कम से कम 40 से 50 पेज एक्टिव पैसिव के मैं अभी भी खड़े हुए नॉन स्टॉप बोल सकता हूं। पर आपका मुद्दा नहीं है वो, आपके जिस तरह के आते हैं अपनी पूरी तैयारी है उस लेवल की। तो ये तो अपने हो गए कितने टेंस? 2। अगला अपन बात करते हैं, थोड़ी सी सही बात कर लेंगे। अगला अपना टेंस जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा कौन सा है? पास्ट परफेक्ट की। हमने अभी तक कितने टेंसेस की बात की है? 2 की। एक तो पास्ट इंडेफिनिट और एक पास्ट कंटिन्यूस। इसमें से इंडेफिनिट थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूस के बहुत ज्यादा सवाल नहीं आते हैं। ये वैन वाइल के साथ एकाध वर्षों में सवाल आते हैं। आरएस वगैरह में तो बहुत बार आते हैं, वैन वाइल के ही आते हैं हर बार, पर आपके भी ज्यादातर कुछ आते हैं। पर ये इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस।
सबसे पहली चीज, हमने जो दो टेंस पढ़े हैं उनकी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब देखें कितनों को याद हुई। पहला मैंने कहा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर मैंने पढ़ाया पास्ट कंटिन्यूज। पास्ट कंटिन्यूज वाज, वर और आईएनजी। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट यानी भूतकाल में, परफेक्ट यानी पूरा हो गया था कोई काम, हमने खाना खा लिया था, हमने किताब पढ़ ली थी, वो आते हैं पास्ट परफेक्ट में। पर ये तो हिंदी है और हमें सेंटेंस हिंदी में मिलेगा नहीं। तो सबसे पहले तो इसका मतलब क्या है, तो पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है हैड, और हेड के साथ मेन वर्ब की कौन सी, देखो बच्चों केवल परफेक्ट हैं तीन टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, और तीनों में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। 6 टेंस है कंटिन्यूज, तीनों में ही, और 6 के 6 में ही वर्ब में आईएनजी आता है। तो 6 और 3 कितने याद हो जाएंगे, 9। तो वो अपने अपने हिसाब से धीरे धीरे हम याद कर सकते हैं। तो ये तो लिख लो, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। यानी मैं जब भी कभी आपको कहूं कि यहां पास्ट परफेक्ट आएगा, उसका मतलब होगा हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका एक उपयोग अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया था कि जब व्हेन व्हाइल के साथ कितने सेंटेंस, 2, और एक पास्ट इंडेफिनिट में हो तो दूसरा वाला या तो कंटिन्यूज और या फिर पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट का मतलब हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो अपन सीख लेते हैं। इसमें नीचे पहचान तो नहीं है, इसमें आप एरो करके लिखो। मतलब अगर मैं इतिहास की बात करूं अब तक के 20 वर्षों के टेंस के क्वेश्चंस की, तो आज तक सबसे ज्यादा सवाल इसके आए हुए हैं। इसके मतलब किसके, पास्ट परफेक्ट के। पूरे 20 वर्षों में सबसे ज्यादा अगर सवाल किसी एक टेंस के मिल सकते हैं तो वो पास्ट परफेक्ट के हैं। चलो लिखो इसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज, उपयोग, भाई एक ही बात है। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कभी भी, आराम से पहले लिख लो फिर समझाऊंगा। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कभी भी किसी एक कार्य, किसी भी एक काम कह दो, कार्य कह दो, पॉइंट ऑफ टाइम कह दो, एक ही मतलब है, समझाऊंगा बाद में, सिर्फ लिखना है। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कभी भी किसी एक कार्य, कार्य मतलब समझते कोई भी एक काम के लिए नहीं किया जा सकता, के लिए नहीं किया जा सकता। वापस बोल देता हूं, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कभी भी किसी एक कार्य के लिए नहीं किया जा सकता। पहले अपन पूरी 2 लाइनें लिख लेते हैं, फिर बोर्ड पे समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। इसका यूज केवल, इसका किसका, पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट का क्या मतलब है, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका यूज केवल इसका यूज केवल तभी किया जा सकता है, इसका यूज केवल तभी किया जा सकता है जब कितने कार्य हो रहे हो, 2, एक में तो नहीं होगा, जब 2 कार्य हुए हों। इसका यूज केवल तभी किया जा सकता है जब 2 काम, 2 कार्य हुए हों। इतना ही लिख देना। सबसे पहली कंडीशन यह है बच्चों कि इसका यूज हम तभी करते हैं जब कितने काम हो रहे हो, 2। अगर एक ही काम हो रहा है, जैसे कि ये, मैंने अपना लंच कर लिया, इस वाक्य में कितने काम है बच्चों, 1। क्या काम हुआ है, भोजन करने का, और एक काम के लिए इसका यूज कभी भी
नहीं करेंगे। तो ये वाक्य 100% क्या है? ये वाक्य कब सही हो सकता था? अब इसको वाक्य को देखना, अब इस वाक्य को पढ़ो बेटा। मैं अपना भोजन कर चुका था जब आप आए। कितने काम हुए? 2। और 2 काम है तब इसका यूज किया जा सकता है। इसी को डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। अभी तो सिर्फ लिख लो, इसको पूरा डिस्कस करेंगे। ये गलत है तो इसकी जगह सही क्या होगा, ये इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। कहीं आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और यही वो टेंस है जिसके लिए 2 प्रचलित वाक्य, मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन चली गई, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया, पढ़ाया गया। क्योंकि इनमें भी कितने काम हो रहे थे? 2। वो इसी टेंस के लिए था। संजीव पासबुक के उदाहरण बोले मैंने दोनों ही। अरे हाँ या ना? तो उसमें कितने काम है? 2। और 2 काम होते हैं तभी इस टेंस को काम में लेते हैं। तो उसी का डिस्कस करेंगे हम अगली क्लास में। तो अगली क्लास में अपने टेंस आराम से पूरे हो जाएंगे। जो एक भूमिका होती है कि टेंस किस तरीके से पढ़ने, उसमें थोड़ा समय लगा मुझे, और आप लोग भी थोड़ा एक टाइम दो। इस चीज को अभी सिर्फ लिख के छोड़ दें, अगली क्लास में इसको पूरा डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। कहीं कोई भागने की जरूरत नहीं, अगले 2 घंटे में अपना टेंस आराम से पूरा कर लेंगे। ठीक है।